तो चलिए हम अपना जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ाएंगे और एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट इंडाइसेस पर। इंडाइसेस में कौन किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। इंडिया विक्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया विक्स 0.02% अप है, 12.25 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्टोरल वाइज अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी ये दोनों ही आज पिटे हुए हैं। इसके साथ ही जो पिटे हुए इंडाइसेस हैं उसमें मीडिया भी शामिल है। फार्मा में भी हम गिरावट देख रहे हैं। मीडिया 0.18% डाउन है, निफ्टी फार्मा 0.02% डाउन है। इसी के साथ पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक भी आज डाउन है, 0.79% की गिरावट है पीएसयू बैंक में। और अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 0.80% डाउन है। इसी के साथ रियल्टी भी डाउन है, आज 0.13% की गिरावट है। हेल्थ केयर इंडेक्स भी गिरा हुआ है। तो आज चढ़े हुए कौन कौन से शेयर है वो देख लेते हैं, इंडाइसेस है वो देख लेते हैं। आईटी, जैसा कि हमने बात किया, आईटी के सारे ही स्टॉक्स जो हैं वो आज शानदार तेजी के साथ टॉप गेनर्स में भी हैं। तो निफ्टी आईटी 0.78% अप है। इसी के साथ ही निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें, हालांकि निफ्टी मेटल में ज़्यादा कोई तेज़ी देखी नहीं जा रही है, लेकिन क्योंकि कुछ दिनों से निफ्टी मेटल में हम एक शानदार रीबाउंड देख रहे हैं तो उसी की वजह से आज भी 0.03% की मामूली तेज़ी के साथ 13,231 के लेवल पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। और जो आखिरी है, जो इकलौता, जो ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें आज हम तेज़ी देख रहे हैं, उनमें एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी शामिल है जो 0.42% तेज़ी के साथ इस वक्त हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज जो बीएसई का स्टॉक भी निवेशकों के फोकस में रह सकता है, आपके रडार पर रह सकता है। वो इसलिए क्योंकि बीएसई भी निफ्टी 50 में शामिल हो सकता है। ऐसे में हम एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। जब हमारे एक्सपर्ट जुड़ जाएंगे हम उनसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि बीएसई जब निफ्टी 50 में शामिल हो जाएगा, 1.37% आज डाउन है, 3,546 के लेवल पर ट्रेड करता है इस वक्त नजर आ रहा है। तो इस फैसले का बीएसई और अगर हम एज अ मार्केट एज अ होल ले, मतलब कि पूरे मार्केट पर इसका, इस बड़े फैसले का क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम एक बार उन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं जिनके आज तिमाही नतीजे आने वाले हैं और जिन्होंने ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। पहले पिक करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो जुलाई में कारोबार है वो बेहद शानदार रहा था। कंपनी का अगर टोटल प्रोडक्शन पर अगर हम एक नज़र डालें तो 20.04% बढ़कर ये 1.02 लाख यूनिट पर पहुंच गया। स्टॉक का चार्ट आपके सामने है, 0.24% की मामूली गिरावट है और 3,508 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम अब अपने दूसरे गेस्ट को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मिस्टर हिमांशु गुप्ता, हेड ऑफ रिसर्च रिटेल ब्रोकिंग, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च, जयनाम। हिमांशु सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू जागरण बिजनेस। सर आई थिंक आप म्यूट पे हैं, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। जी माफी चाहूंगा। नमस्कार आपको सभी दर्शकों को और धन्यवाद शो में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू। सर डायरेक्टली हम क्वेश्चन आंसर पे ही जंप करेंगे क्योंकि फिर क्वेश्चंस छूट जाएंगे और फिर जवाब नहीं मिल पाएंगे हमारे व्यूअर्स को। तो सबसे पहला जो हम सवाल लेंगे सर वो राहुल का लेंगे। पूछना चाहते हैं AWL ले रखा है तो बाय टारगेट क्या होने चाहिए? 260 पर ले रखा है उन्होंने, तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं AWL पर। जी अदानी विल्मार बेसिकली एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। अभी भी शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में किसी तरह की अभी कोई मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही किसी तरह का ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन है। तो मेरी सलाह राहुल जी को रहेगी कि कड़वा घूंट पी लीजिए, आप इसमें से एग्जिट कीजिए और कोई और बेटर विकल्प ढूंढ कर चलने की सलाह है। ओके सर, आज हमने अपने स्टार्टिंग के सेशन में अडानी से रिलेटेड भी बातचीत की थी और हमने बताया था कि अडानी के बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आज फोकस में रह सकते हैं क्योंकि अडानी को, गौतम अडानी और सागर अडानी दोनों को अमेरिका की तरफ से राहत भरी खबर उनके लिए सामने आई है। तो ऐसे में जो स्टॉक्स है उन पर फोकस रह सकता है। तो अडानी विल्मर के बारे में हमने ऑलरेडी बात की, लेकिन और जो स्टॉक्स हैं, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेज, इन सारे स्टॉक्स पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए ये सारे स्टॉक्स, पहली बात तो अदानी विल्मर जो है बेसिकली वो शायद अब अदानी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पिछले साल ये शायद उस ग्रुप से निकल चुका है। बाकी जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं रिलेटिवली, जो अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें या अदानी पावर, अदानी एनर्जी,
इवन अदानी पोर्ट्स, जी। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं इन तमाम सभी स्टॉक्स के। लगभग 1.5 से 2 साल की अच्छी खासी प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन भी इन स्टॉक्स में हो चुकी है, और उसके बाद हमने देखा कि पिछले 1-2 महीने में भी जबरदस्त रिकवरी इन स्टॉक्स में देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहें, लेकिन काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अदानी पावर में, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा पावर प्ले है। जी। सिमिलरली अगर अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो वो हालांकि ग्रुप कंपनी है, लेकिन काफी बड़ा कैपेक्स एक्सपेंशन का प्लान है। जी। चार्ट्स पर भी बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, तो वो मुझे रिलेटिवली ये ग्रुप स्ट्रांग दिखता है। और अगर किसी का 1 से 2 साल का नजरिया है तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है। ओके सर, हम जो अगला सवाल पिक करेंगे वो हम शुभ घोष का लेंगे। जीएमडीसी ले रखा है 680 पर, कोचिन शिपयार्ड है 1712 पर और जिंदल स्टील है 1255 पर। पूछना चाहते हैं कि एट विच प्राइस लेवल मुझे एवरेज करना चाहिए, ट्रेंड और टारगेट्स क्या होने चाहिए शॉर्ट और मिड टर्म के लिए। तो पहला लेंगे हम सर जीएमडीसी। जीएमडीसी के बारे में बात करते हैं। एक बार इनका खरीदारी का अगर आप मुझे प्राइस बता पाए। सर जीएमडीसी इन्होंने ले रखा है, अब ये ऊपर चला गया, एक सेकंड में देखती हूँ, 680 पर ले रखा है सर। जी, मुझे लगता है कि 680 बहुत ऊपर का भाव नहीं है। स्टॉक ने 2-3 बार मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन समहाउ उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टर्न अप नहीं हुआ और प्राइस फिजल आउट हो गया। लेकिन स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में बने रहे। 550 से 500 रुपए की रेंज में आगे मिलता है आगे चलकर आपको, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मेटल्स, माइनिंग और रेयर अर्थ मेटल का एक काफी अच्छा प्ले है, आने वाले 1 से 2 साल में आपको अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है। ओके सर, अगला जो इनकी लिस्ट में था वो था कोचिन शिपयार्ड 1712 पर। जी, देखिए कोचिन शिपयार्ड और भी जो बेसिकली जो शिपिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें हमने पिछले कुछ समय में एक अच्छी खासी करेक्शन देख ली है। डिफेंस स्टॉक्स में भी ये करेक्शन चल रही है, लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक मुझे लगता है होल्ड किया जा सकता है। अभी स्टॉक में ओएफएस भी आया था 1400 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अपसाइड का पोटेंशियल है। चार्ट्स की अगर बात करता हूं तो 1530 1550 इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा, जहां पर 200 दिन की मूविंग एवरेज है, स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर आगे चल के 1900 2000 रुपए तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल होल्ड करें, एवरेज भी ना करें, सिर्फ जितनी पोजीशन है उसी को होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके सर, अगला जो स्टॉक था वो था जिंदल स्टील का, 1255 पर ले रखा है। जिंदल स्टील में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट टॉप नजर आता है। स्टॉक हालांकि 2020 से 2024 तक बहुत जबरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ समय से इसमें एक सप्लाई विजिबल है और शायद स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि जिंदल स्टील से एग्जिट किया जा सकता है। ओके सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी बीएसई को लेकर के। बीएसई निफ्टी 50 में शामिल होने वाला है, ऐसे में इस फैसले का मार्केट पर क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए इंडेक्स में शामिल होने के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो पैसिव फंड्स होते हैं बेसिकली उनको रेप्लिकेट करना होता है, तो डेफिनेटली मनी आएगा, इनफ्लोज आएंगे। बट हैविंग सेड दैट, जो शेयर का भाव है बेसिकली वो बढ़ता है अगर शेयर की बेसिकली अर्निंग्स की जो विजिबिलिटी है वो क्लियर होती है कि आगे चल के कितना बिजनेस कितना स्ट्रांग है। बीएससी की जहां तक बात करें, डेफिनेटली इसमें कोई डिनाइल या वो रूल आउट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है 2020 से 24 तक, बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है। लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं थोड़े से जो चिंताओं के बादल हैं वो स्टॉक पर जरूर मंडरा रहे हैं। जिस तरह से सीएएस इंट्रोड्यूस हुआ, जिस तरह से एक्सपायरी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं और एक्सपायरी का वॉल्यूम्स अगर आगे चल के कम होते हैं तो बीएससी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकम में कमी जरूर हो सकती है। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट एक सिल्वर लाइन ये है, अगर आप ध्यान दें तो अगर एनएससी की लिस्टिंग होती है तो वो बीएससी के एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली बीएससी को उससे बड़ा फायदा होगा। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि सिर्फ इनफ्लो आना या फिर एक्सचेंज में शामिल होने से हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, तो मेरा इसमें कोई ऐसा खास पॉजिटिव व्यू नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन में है और 3200 3000 तक की एक करेक्शन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में बीएससी को देखने को मिल सकती है। ओके सर, ओके
सर दो स्टॉक्स और मैं पिक करूंगी। पहला है E2E नेटवर्क्स और दूसरा है आरती फार्मा लैब्स पर। आरती फार्मा लैब्स पर कल 20% का अपर सर्किट लग गया था और E2E नेटवर्क्स में भी हमने कल बहुत ही अच्छी शानदार तेजी देखी थी और अपर सर्किट लगने के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन अगर मैं आज E2E नेटवर्क्स के चार्ट देखूं तो 0.98% की गिरावट है और 596 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ प्लीज आरती फार्मा लैब्स के भी एक बार शेयर दिखा दीजिएगा। 7.56% आज भी अप है और 885 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ये दो स्टॉक्स को देखिएगा सर, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए? बाय की आपकी सलाह है, होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, आरती फार्मा की बात करें तो जी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बेस बना और शायद ये जो कल का रिएक्शन था ये रिजल्ट्स के चलते था, बड़ा गैप अप मिला जी और उसमें फॉलो थ्रू बाइंग भी देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये एक सस्टेन्ड अपसाइड है जो कि आगे भी देखने को मिलेगी। तो जिन हमारे दर्शकों के पास इसमें पोजीशन है डेफिनेटली इसको होल्ड करें, लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि एक पुल बैक का वेट करें जहां पर एक रिस्क रिवॉर्ड वापस से फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा और वो जो लेवल है वो लगभग 825 800 रुपए की रेंज है। तो 7-8% का पुल बैक कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में वापस मिल सकता है किसी ना किसी दिन। 820-825 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। 750 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि अगर 2 से 3 महीने का नजरिया रखें तो यहाँ पर 900 से 1000 रुपए तक के लक्ष्य आरती फार्मा में देखने को मिलेंगे। सेक्टर भी बहुत सपोर्टिव है और उसके बाद ये स्टॉक एक प्राइस और टाइम करेक्शन से निकलता हुआ नजर आया है। हैवी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी है तो व्यू पॉजिटिव है। ओके E2E सर। नेटवर्क की जहां तक बात करें तो जी पहले डिस्क्लोजर ये है कि मेरा इसमें निजी निवेश रहा है। आगे भी मैं इसमें निवेश कर सकता हूं और हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली, बहुत बेहद शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। जी उसके बाद हमने देखा कि लगातार कुछ दिन सर्किट्स के साथ ट्रेड हुआ। जी पिछले 2-3 दिन से थोड़ी सी प्राइस करेक्शन है और आज ये स्टॉक एक्चुअली ट्रेड टू ट्रेड में आ चुका है। बीई कैटेगरी में स्टॉक आता हुआ नजर आया है, जिसके चलते थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज भी होता हुआ नजर आए। लेकिन पोजिशनली मेरा इस पर बहुत पॉजिटिव नजरिया है। मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक की तरह स्टॉक को देखता हूं जी और जिस तरह के मार्जिन्स और कॉन कॉल कमेंट्री मैनेजमेंट ने दी थी नंबर्स के बाद, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे भी अगले क्वार्टर्स में भी पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है। लेवल्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है 500 रुपए और 480 रुपए दो ऐसे लेवल्स हैं कि जहां पर अगर आने वाले कभी कुछ दिनों में, हफ्तों में इसमें कोई गिरावट मिलती है तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो हम लेंगे सानवी सावंत का। पूछना चाहती हैं IRFC है एट 96, MTAR टेक है 7300 का। वेयर कैन यू एक्सपेक्ट टू सी एन एवरेज ऑफ 1.50 और मॉशशिप है एट 191 और है IDBI एट 76। तो बेसिकली सर इन्होंने 4 स्टॉक्स ले रखे हैं, होल्ड करना है, एग्जिट करना है। और जो दूसरा सवाल ऐड किया है वो ये है कि क्या ये स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक एक करके बात करेंगे सर। पहले हम जी। रेलवे स्पेस ले लेते हैं सर, IRFC ले लेते हैं। इसी के साथ एक और स्टॉक इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी, वो है टेक्समाको रेल एंड इंजीनियरिंग। ये स्टॉक्स भी इस पे शामिल करना चाहूंगी और मेरा भी सवाल ये रहेगा कि रेलवे स्टॉक्स के जो अच्छे दिन है वो कब आपको लौटते हुए नजर आ रहे हैं? तो ये दो स्टॉक्स पे पहले बात करेंगे। जी देखिए, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि रेलवे स्टॉक्स एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहे हैं 1-1.5 साल से। जी और मेरा हमेशा से मानना है कि हम चाहे कितना भी अपने इंडिविजुअल स्केल पर बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं और हमारे सबके पास लिमिटेड कैपिटल है। तो इस होप के साथ कि लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा है या ये स्टॉक अच्छा है और रिवर्सल आएगा, इसके साथ होल्ड करके अपॉर्चुनिटी लॉस लेना सेंटिमेंटली अपने आप को हर्ट करने से बेटर एक तरीका है। आप परफॉर्मिंग जहां पर मोमेंटम है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं उनमें निवेश करें, उनमें ट्रेड करें और जो लूजिंग सेक्टर्स हैं या जिनमें मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है उनसे स्विच करें। तो इनडायरेक्टली मैं ऑलरेडी आपकी बात का जवाब दे चुका हूं कि दोनों ही स्टॉक टेक्समैको और IRFC मुझे फिलहाल चार्ट्स पर अच्छे नहीं लगते। मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है और काफी मुझे लगता है कि MTF बुक के चलते यहाँ पर रिटेल्स की पोजीशन स्टक है, जिसके चलते मुझे लगता है कि पेन यहाँ पर आगे भी देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम करेक्टिव रैलीज आ सकती हैं लेकिन वहां पर भी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक से एग्जिट किया जाए। ओके सर। इनकी लिस्ट में, सानवी की लिस्ट में जो अगला स्टॉक है वो है MTAR टेक एट 7300 और इसी के साथ मॉशशिप भी ले लेते हैं एट 191। तो इसमें अब अगले स्टॉक की अगर हम बात करें MTAR टेक की, तो ये ऑन द कॉन्ट्रेरी एक दूसरा स्टॉक है जिसने
मोमेंटम का एक्सट्रीम दिखाया और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। जी। देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एमटार एक बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी और स्टॉक दिखता है, बट एक बहुत ही आई थिंक 10 टाइम होने के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन यहाँ अभी भी आगे चल के देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी खरीदारी के भाव के आसपास है, 7,7200 मिलता है, तो यहाँ पर भी एग्जिट करें और 5,000 के आसपास गिरावट पर इसमें खरीदारी करें। अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। ओके सर। जी। अगला जो स्टॉक था सर वो था मॉसशिप और इसी के साथ आईडीबीआई भी ले रखा है इन्होंने, तो दोनों ऐड कर लेते हैं। मॉसशिप है 191 पर और आईडीबीआई है 76 पर। जी, तो मॉसशिप बेसिकली सेमी कंडक्टर का एक प्ले है। जी। टाइम टू टाइम यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, लेकिन अभी तक कोई सस्टेन्ड अप ट्रेंड स्टॉक नहीं दे पाया है। हालांकि 190-195 रुपए पर मल्टीपल सपोर्ट्स विजिबल है चार्ट्स पर, जहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी की जा सकती है या जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनको होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के चार्ट सेटअप और स्ट्रक्चर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ पर भी कोई बहुत मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। और फाइनली आपने बात की आईडीबीआई बैंक की, आईडीबीआई की, तो आईडीबीआई में देखिए टाइम टू टाइम डाइवेस्टमेंट की बात आती रहती है, उसके चलते यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होता है और मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। फिलहाल चार्ट न्यूट्रल है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को 80 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश मोमेंटम मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बिल्डअप होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके सर। अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो है जीके एनर्जी पर। जीके एनर्जी पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं और एलटीटीएस पे ब्रेकआउट कब आ सकता है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं और पीटीसी इंडिया फ्रेश बाय करने के लिए कैसा रहेगा। तो 3 स्टॉक है, एलटीटीएस, पीटीसी इंडिया और जीके एनर्जी। जीके एनर्जी की बात करें तो फिलहाल स्टॉक एक साइडवेज करेक्शन में है, कंसोलिडेशन में है, लेकिन ऐसा लगता है कि 120-125 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो थोड़ा समय दिया जा सकता है। 120 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें, होल्ड किया जा सकता है। साथ में आपने पीटीसी इंडिया की बात करी। जी, पीटीसी इंडिया, पीटीसी 173 वाला भी है और एक 19,000 वाला है पीटीसी इंडिया। 173 पर है, 173 पर। अच्छा, ओके। पीटीसी की बात करें, पावर से रिलेटेड स्टॉक है, 173 रुपीज के आसपास है। जी, मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है, स्टॉक में एक अच्छा बेस बना है, स्टॉक को होल्ड करें और अगर कोई गिरावट मिलती है 165 रुपए तक तो ऐड किया जा सकता है। 155-156 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 200 से 250 रुपए तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। आई थिंक प्रॉमिसिंग है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हो रही है, प्राइस एक्शन भी सपोर्टिव है। और एक और स्टॉक पूछा था मैम, एक और था एलटीटीएस, एसजीपीएस, एलटीटीएस सर, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। एलएनटी टेक्नोलॉजी। देखिए एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में थोड़ा सा आज एक पॉजिटिव ट्रिगर है। स्टॉक अपने प्रीवियस 2 बार के स्विंग हाइज जो थे लगभग 3650 के ऊपर वहां पर निकल रहा है, साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज के भी पार जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया है तो थोड़ा सा स्पेस दें, 3500 तक का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें। इमीडिएट जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो लगभग 3750 रुपए के आसपास है। 3750 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है कि जो बड़ी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एक अर्ली इंडिकेशन होगा कि करेक्शन खत्म हो चुकी है और 3800 से लेकर 3900 रुपए तक की रिकवरी स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। ओके सर। अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो हम मयंक का लेंगे। मयंक कह रहे हैं कि आई गॉट एसबीआई फंड्स आईपीओ अलॉटमेंट एंड स्टिल होल्ड द शेयर्स, सो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस क्या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर मुझे सेल कर देना चाहिए? आपकी एडवाइस जानना चाहते हैं। देखिए कोई डिनाइल नहीं है कि एसबीआई फंड अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉर्पस एयूएम होल्ड करता है और इस स्पेस पर हम स्ट्रक्चरली बुलिश है। इंडियन कैपिटल मार्केट्स को प्ले करने के लिए इनडायरेक्ट जो ये सेक्टर्स हैं, एएमसी कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, ये काफी हमें पसंद है। जी। लेकिन यूजुअली ऐसा देखा गया है कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद 1 से 2 क्वार्टर्स थोड़ा सा बेस बनाने में और थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट देखने को मिलता है और साथ साथ जब जो थोड़ा लॉकिंग पीरियड खत्म होता है, जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उनकी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद कहीं जाके प्राइस में तेजी देखने को मिलती है। तो देखिए फंडामेंटली कंपनी में कोई खराबी नहीं है।
इवन ग्रे मार्केट के प्राइसेस से नीचे काफी लिस्टिंग हुई है, तो वहां पर भी वो मतलब ऐसा कोई इमीडिएट सप्लाई अभी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स के बाद आपको इसमें एक अच्छी रिकवरी या एक सस्टेन्ड मूव देखने को मिल सकती है। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है या मोमेंटम ट्रेड करने का है तो एग्जिट करें। ओके। अगला जो हम सवाल लेंगे वो हम लेंगे मोहम्मद गूस का। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि सर से पूछिए कि MEIL के स्टॉक ले रखे हैं 380 पर, 145 शेयर्स ले रखे हैं, तो क्या मुझे और वेट करना चाहिए 2 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए? और इस पे एक और सवाल ऐड करूंगी सर, दीप इंडस्ट्रीज पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हैं। देखिए, दीप इंडस्ट्रीज में मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमने इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इसका मोमेंटम राइड करने की सलाह भी दी थी और चार्ट पर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के सेशन में भी है, इनफैक्ट एक कंटिन्यूएशन रन अप भी है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं 620 625 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को राइड करें। ऐसा लगता है कि स्टॉक 700 720 750 तक के भी अपसाइड दिखा सकता है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक अभी फिलहाल बाय एंड होल्ड में है ही। एक अच्छे प्राइस बेस बनाने के बाद स्टॉक में एक तेजी की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है स्टॉक 1 से 2 क्वार्टर्स अपनी तेजी जो है वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। आपने जो पहला स्टॉक पूछा था MEIL, माफ कीजिएगा मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ सर। MEIL मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 272 पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। इसका टिकर आप मुझे बता पाएंगे अगर, तो मेरी हेल्प हो जाएगी। सर NSE कोड है MEIL। नहीं मैम, कुछ इश्यू है शायद, या तो किसी और कैटेगरी में, माफी चाहूंगा। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। हम अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है रिफेक्स इंडस्ट्रीज पर आया है, REFEX पर, और इसी के साथ ग्लैंड फार्मा पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी जाके सुन सकते हैं। जो अगला स्टॉक लेंगे वो हम लेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का। अल्ट्राटेक सीमेंट पर पूछ रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। 6 महीने का आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। तो पहले अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात करेंगे सर, उसके बाद फिर रिफेक्स इंडस्ट्रीज। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर पोस्ट किए, स्टॉक में एक मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी लार्ज कैप स्टॉक्स में उतनी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उस लार्ज कैप स्टॉक्स में फॉलो थ्रू बाइंग मिसिंग है। बट डेफिनेटली वर्थ होल्डिंग स्टॉक है पोर्टफोलियो के लिहाज से भी। सीमेंट साइकिल भी पिकअप होती हुई नजर आ सकती है और हमने अभी देखा कि कल जिस तरह से एक बिल पास हुआ है मेटल्स मिनरल्स का, उसका सीमेंट की कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, तो रखा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पर जिस तरह से लार्ज कैप्स में बाइंग मोमेंटम मिसिंग है, तो शायद थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है। दूसरा स्टॉक आपने रेफेक्स पूछा शायद। जी, रेफेक्स इंडस्ट्रीज। रेफेक्स इंडस्ट्रीज के चार्ट ठीक है, एक अच्छी रिकवरी के बाद फिलहाल स्टॉक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में है, लेकिन यहाँ से एक फॉलो थ्रू बाइंग आने की गुंजाइश है। 280 275 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 330 340 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो मुझे लगता है नेक्स्ट अपसाइड की यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है कंपनी के, तो थोड़ा सा समय दिया जा सकता है और स्टॉक रिलेटिवली अभी लोअर लेवल्स पर मिल रहा है, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड भी अट्रैक्टिव है। ओके सर। सर एक आखिरी सवाल लूंगी आपसे क्योंकि टाइम होने वाला है शो को रैप अप करने का। तो पहला सवाल तो सर यही होगा कि आज जो मार्केट का फिलहाल करंट सिचुएशन है उसमें आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, आप किन पर अपना दाव लगाना चाहेंगे? और इसी के साथ एक जो सवाल मैं ऐड कर दूंगी वो करूंगी कोटयाक इंडस्ट्रीज पर। काफी टाइम से ये सवाल आ रहा है, तो कोटयाक इंडस्ट्रीज पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है? ये 2 सवाल है। मैम, कोर्टयार्ड इंडस्ट्रीज का आप मुझको टिकर देंगी क्या? हाँ, 1 सेकंड सर। सर जब तक आप मुझे बता दीजिए कि आपको कौन से स्टॉक्स आज पसंद आ रहे हैं, आपके प्रेफर्ड बेट्स कौन से हैं? जी जी, देखिए मुझे लगता है कि ऑटोज एज अ स्पेस आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार में वीकनेस के बावजूद भी। तो यहाँ पर बजाज ऑटो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में नजर रखी जा सकती है, जहां पर मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट की तैयारी है, तो ये फॉलो थ्रू मूव 1 से 2 दिन के लिए प्ले की जा सकती है। 11,830 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 11,750 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। 12,000 12,200 तक के टारगेट्स बजाज ऑटो में आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर रोलेक्स रिंग्स दूसरा स्टॉक है कैश सेगमेंट से, जो कि मुझे काफी पसंद है। इसमें एक बहुत अच्छी खरीदारी विजिबल है। आज 166 रुपए के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड करता है, तो इसमें 162 163 रुपए तक खरीदारी करें। 158 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं और अपसाइड में मुझे लगता है कि 175 से 180 रुपए तक के लक्ष्य 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक स्टॉक CMPDI, ये मुझे काफी पसंद है। 251 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
रिजल्ट्स के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हुआ, करेक्ट हुआ और वापस से बेस बनाकर स्टॉक चलने के लिए तैयार है। तो 245 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करें। 265 270 रुपए तक के लक्ष्य 1 से 2 दिन में CMPDI में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके सर, एक जो सवाल था सर, उसका NSE कोड है KOTYARK, कोटयाक इंडस्ट्रीज। कोटियाक, ओके, BE 42 रुपीज का प्राइस है मैम। हाँ जी सर। कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन स्ट्रक्चरली ठीक है, लिक्विडिटी एक इशू है, तो थोड़ा एंट्री एग्जिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि 38-39 रुपए काफी अच्छा बेस सपोर्ट है, जहां पर टिकलाइंस पर खरीदारी की जा सकती है। 34-35 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। 45 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो काफी अच्छी मूव देखने को मिलेगी, लेकिन सलाह एक ही है कि मोमेंटम में ही एग्जिट करें, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है।